आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन वाईडीएसई से आया है। क्वेश्चन क्या लिखते हैं, इन वाईडीएसई अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास वेजेस A and B having effective indices 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits. The separation between the slits is d equals to 2 mm and the shortest distance between the slits and the screen is capital D is equals to 2 meter. Thickness of the combination of wedges is t equals to 12 micrometer. The value of small l equals to 1 millimeter. Find the shift in central maximum. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पास एक वाईडीएसई का एक्सपेरिमेंट सेटअप है। ये तो सबको पता ही होगा। एक बेसिक एक्सपेरिमेंट में ये स्लैब नहीं होता है, ये स्लैब नहीं होता बेसिक एक्सपेरिमेंट में। केवल इतना होता है, ये स्लेट्स होंगी, डिस्टेंस होगी, स्क्रीन होगी। ओके, सो इसमें कहा गया है जो ये स्लैब है ये कैसे बना है, दो मीडियम से बना है, एक मीडियम ए, मीडियम बी। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 और मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। थिकनेस की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई, कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है। हमें चाहिए कि हमें इसी तो पता है कि इसमें फ्रिंजेस बनेंगी। हमें चाहिए कि ये स्लैब रखने से, वैसे अगर स्लैब ना होता तो सेंट्रल लाइट बनती यहाँ पे पॉइंट ओ पर, क्योंकि ये जो रे यहाँ से आती, ये रे यहाँ आती और ये रे यहाँ पे मिलती हैं आके यहाँ पे, तो पार्ट डिफरेंस ज़ीरो होता है इनके बीच में, क्योंकि ये भी इतनी दूरी तय करती है, ये भी इतनी दूरी तय करती है, सेम दूरी तय करती हैं दोनों रेस, और पार्ट डिफरेंस ज़ीरो होता है। सेंट्रल लाइट यहाँ पे बनती है। अगर ये नॉर्मल वाईडीएसई होता तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लैब रखने के बाद ये सेंट्रल ब्राइट कहाँ शिफ्ट होगा, वही बताना हमें है। द वैल्यू ऑफ सॉरी फाइंड द शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमम, ये शिफ्ट बताना है। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड कर देंगे इसको। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है वैसे। तो अब हमें ये देखना है, मेन चीज़ हमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पार्ट डिफरेंस अगर ये एयर में होता तो हम तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल ये ऐसा है कि एक व्यक्ति एक पानी में दौड़े और या कोई किसी एक व्यक्ति से दूसरे पानी से डेंस मीडियम में दौड़े, यानी कि शहद वगैरह, तो दोनों के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। मतलब एक को ज़्यादा बैरियर मिलेगा, एक को कम बैरियर मिलेगा, तो हम उनके बीच के जो पाथ होगा उसको एकदम हम घटा नहीं सकते। हमने कह सकते हैं कि इसने ज़्यादा दूरी तय करी है, कम दूरी, या ये जल्दी पहुँचा, ये धीमे पहुँचा, क्योंकि उनका मीडियम अलग अलग है। तो ये मतलब समान स्थितियाँ नहीं होंगी दोनों के लिए। पहले हम उन्हें वैक्यूम में निकाल लें कि वैक्यूम कितना चलते हैं, उसके बाद हम उन्हें पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेस चलेंगी कितना, कि इस स्लैब में चलेगी कितना। तो रे मतलब स्लैब बी है ये वाला, स्लैब ए है क्वेश्चन में। तो हम इसको ज्योमेट्री देखते पहले। हमें पता गया है कि ये ज्योमेट्री ऐसे क्वेश्चन में दी हुई है। ये यहाँ पे दूरी ये स्लेट के बीच की थी डी, ये एल है, ये एल दिया हुआ था, ये टी थिकनेस है स्लैब की, तो वही हम लोगों ने इसको थोड़ा जूम करा है। अब देखते हैं, ये है स्लेट, यहाँ से रे जाएगी 1, रे 2 हम यहाँ से जाएगी, ये है डिस्टेंस डी, स्मॉल एल। अब देखो इसको स्लैब मतलब मीडियम बी को, ये डिस्टेंस रे 1 चलेगी, ये डिस्टेंस रे 2 चलेगी। अब देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। तो ट्राइंगल A1B1 और ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हमें चाहिए x1। तो x1 अपॉन में t इक्वल्स टू, ये वाली छोटी वाली इसकी ट्राइंगल की x1, और ये प्रॉपर्टी है ना सिमिलर ट्राइंगल की, तो t अपॉन इक्वल्स टू ये A1 अपॉन में AB विच इक्वल्स टू l, और AB कैसे निकालेंगे, तो जोड़ लेंगे l प्लस d प्लस एल विच इक्वल्स टू d प्लस 2l। तो x1 अपॉन टी इक्वल्स टू l अपॉन डी प्लस 2l, तो इससे x1 निकलेगा एल टी अपॉन में डी प्लस 2l। अब हमें निकालना है कि x2 क्या है, x1 प्राइम का निकलेगा। तो x1 प्राइम के लिए बहुत आसान है, A2B2 ट्राइंगल और ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे, तो वही करना है x1 प्राइम अपॉन में t इक्वल्स टू ये वाली A2 जिस इक्वल्स टू एल प्लस डी, A2 x1 प्राइम अपॉन में t इक्वल्स टू एल प्लस डी अपॉन में 2l प्लस डी, वही करना है। मतलब A2B2 अपॉन में BC इक्वल्स टू A2 अपॉन में AB, तो इससे हमारा x1 प्राइम निकलेगा। इसी प्रकार से ट्राइंगल CB2C2 और ट्राइंगल CAD ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। हम यहाँ से x2 डैश निकाल सकते हैं, x2 डैश अपॉन में t, क्योंकि AD इक्वल्स टू BC, तो ये भी t होगी, t इक्वल्स टू L अपॉन में d प्लस 2l, तो वही करा है, देख सकते हैं। इससे x2 निकलेगी, x2 प्राइम, तो x2 प्राइम किसके बराबर है, x2 प्राइम बराबर है x1 के, तो ये तो दिख भी रहा है, लेकिन तभी निकाला हम लोगों ने एक बार। तो x2 प्राइम जो है वो बराबर हो जाएगी x1 के, x2 प्राइम बराबर होगी हमारी x1 के। अब हम इसी प्रकार से x2 जो है वो x1 प्राइम के बराबर होगा, क्योंकि देख सकते हैं ट्राइंगल CB1C1 और ट्राइंगल CAD सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, तो x1 प्राइम बराबर होगा x2 के।
डबल x2 अपॉन में ए डी विच इक्वल्स टू टी, x2 अपॉन में टी इक्वल्स टू x2 अपॉन में टी इक्वल्स टू ये C1 डी प्लस एल अपॉन में सी डी, मतलब 12 प्लस डी। तो वही करा हम लोगों ने यहाँ पर, ये x2 अपॉन में डी प्लस एल इक्वल्स टू टी अपॉन में डी प्लस 12। तो x2 निकला यहाँ से, तो हमें पता चल गया कि x1 इक्वल्स टू x2 प्राइम इक्वल्स टू एल टी अपॉन में डी प्लस 12 और x1 प्राइम इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू डी प्लस एल टी अपॉन में डी प्लस 12। तो ये हमने करा है केवल पाथ डिफरेंस निकालने के लिए कि कौन सी रे किस मीडियम में कितना चलती है। अब ऐसा क्यों करा, तो इसके पीछे कंसेप्ट जो है वो देखते हैं, कंसेप्ट क्या लगेगा इसके पीछे का। अब तो हमें पास थोड़ी सी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर कंसेप्ट देखते हैं कि कैलकुलेशन करने पर ये x1 और x2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें थिकनेस दी हुई थी, टी की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू डी की वैल्यू दी है और एल की वैल्यू दी है। वैल्यू पुट करेंगे, जो फीचर में वैल्यू निकाली हम लोगों ने, जो मतलब एक्सप्रेशन निकाला है, तो x1 इक्वल्स टू x2 प्राइम पता था हमें, तो निकलेगी 3 माइक्रोमीटर और x2 इक्वल्स टू x1 प्राइम निकलेगी 9 माइक्रोमीटर। अब आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि इफ़ अ रे passes a distance L in a medium of refractive index mu in time in t, then the ray travels a distance mu L in vacuum or air in same time t। मतलब अगर एक रे किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें एल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वही रे हवा में या वैक्यूम में म्यू एल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और इस क्वांटिटी म्यू एल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो अगर हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें इन रे का जो मीडियम है वो एक का डेंस मीडियम है, दूसरे का रेयर मीडियम है, तो इनको मतलब सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन रे के पास, तो हम डायरेक्ट इनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमने इनका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालेंगे, जिससे हम मतलब वो लेंथ है कि अभी से मतलब एयर में ट्रैवल करा दिया हमने एक तरह से, कि एयर में कितना, अगर इस मीडियम में चल रही है ट्रैवल कर रही हैं, और अगर एयर में चलती हैं तो कितना ट्रैवल करती हैं, तो वही ऑप्टिकल पाथ लेंथ है एक तरह से, कि अगर एक रे एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें एल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वही रे एयर वैक्यूम में म्यू एल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो अब रे वन के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या निकलेगी, देखो रे वन यहाँ से गई थी ना, रे वन, तो x1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी किसमें, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, तो 1.5 x1 की वैल्यू रख दी है 3, 1.5 इंटू 3 म्यू एल प्लस फिर म्यू एल लगाना है दूसरे मीडियम के लिए। मीडियम ए के लिए 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूरी चली x2 की वैल्यू 9 माइक्रोमीटर, सो 1.7 इंटू 9 प्लस करा कैलकुलेट करा 19.8 माइक्रोमीटर आया। रे टू के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालेंगे वैसे ही जैसे रे वन के लिए निकाला। तो रे टू देखते हैं, रे टू बी में चलेगी 9 माइक्रोमीटर, तो 1.5 इंटू 9 प्लस x2 मतलब 3 माइक्रोमीटर चलेगी, ये किस में, मीडियम ए में, तो यह जाएगा 1.7 इंटू 3 विच इक्वल्स टू 18.6 माइक्रोमीटर। अब निकाल सकते हैं पार्ट डिफरेंस है, ये वो चीज़ है कि ये इसने एयर में इतना करा, इसने एयर में इतना करा, तो अब पार्ट डिफरेंस अब निकाल सकते हैं। इनके पीछे कैसे निकालेंगे, दोनों घटा देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है ना, एक्स्ट्रा ट्रैवल करा ना इसने पार्ट, तो इन एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है, इसने 19.8 करा है, इसने 18.6 करा है, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा रे वन और रे टू के बीच का 1.2 माइक्रोमीटर। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कितना होगी, तो अभी हमने बताया था कि अगर एक नॉर्मल वाईडीएसी में क्या होता है, एक मिनट, एक नॉर्मल वाईडीएसी में क्या होता है, ये नॉर्मल वाईडीएसी, इसमें स्लैब नहीं लगाया मैंने है, ये रे वन है रे टू है, यहाँ पे ये स्लिट्स के बीच की दूरी डी है, कैपिटल डी है, स्क्रीन के बीच की दूरी, यहाँ पर फ्रिंजें बनती हैं, और हमें किसी भी जनरल फ्रिंज की क्या मतलब कितनी दूरी बनेगी वो चाहिए, तो सेंट्रल बेड यहाँ बनेगा, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस ये और इसके इन दो रे जो अब आएंगी बिना स्लैब के, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 0, तो सेंट्रल बेड तो यहीं बनेगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जो वैल्यू कैपिटल डी है वो 2 मीटर है, और ये कितनी है, ये 2 मिलीमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। तो अगर तो ये रे अगर रे वन यहाँ से जाती है और रे टू जो है इस पॉइंट तक आती है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक कंपास से यहाँ पर एक आर्क लगाएं, तो हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस रे टू ने एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है, ये रे टू ने एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा है, तो ये एंगल और ये एंगल सब सेम ही है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो पहले ऐसे था, अब इसको हम थोड़ा घुमाएंगे ऐसे, तो अगर हम इसको घुमाएंगे यहाँ से तो ये भी इतना ही घूम जाएगा, तो मतलब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये फिलहाल पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होना चाहिए, और डायग्राम से देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन डी। पार्ट डिफरेंस नॉर्मल केस में आता है d
साइन थीटा विच इज और डी टेन थीटा विच इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। कैसे, ये थीटा था तो ये था पार्ट डिफरेंस, हमें ये था पार्ट डिफरेंस, देखो ये वाला, तो ये पार्ट डिफरेंस है, डी कॉस थीटा ये होगा और डी साइन थीटा ये, तो डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होता ही है नॉर्मल। तो नॉर्मल वाईडीसी में दो रेस के बीच का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता ही है पहले से ही। लेकिन अब स्लैब रखने से क्या हुआ, स्लैब ने इन दो रेस के बीच एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कर दिया है, वो क्या है 1.2 माइक्रोमीटर का। नॉर्मल में तो होता है डी साइन थीटा विच इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, लेकिन इस स्लैब ने कर दिया है 1.2 माइक्रोमीटर और। तो अब ब्राइट फ्रिंज क्या हो, कहाँ जाएगी, कंसेप्ट वही, कंसेप्ट क्या है ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज वहाँ बनेगी जहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस ना हो, पार्ट डिफरेंस जीरो हो। तो अगर इसमें देख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा रे टू चल रही है। रे टू कितना एक्स्ट्रा चल रही है, डी साइन थीटा विच इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी। हमें डी एक्स बाई डी से मतलब है क्योंकि हमें ये वाली पोजीशन चाहिए एक्स की, तो इस पर देखेंगे डी एक्स बाई डी, रे टू एक्स्ट्रा चल रही है डी एक्स बाई डी। लेकिन हमारे केस में जब स्लैब रखने पे कौन सी रे एक्स्ट्रा चलेगी, स्लैब रखने पे हम पता देख रहे हैं कि रे वन एक्स्ट्रा चल रही है, रे वन एक्स्ट्रा चल रही है 19.8 माइक्रोमीटर, इसमें रे वन एक्स्ट्रा चल रही है। और इसमें देखते हैं तो रे वन, उसमें रे टू एक्स्ट्रा चलती है नॉर्मल में, और इसने स्लैब ने रे वन को एक्स्ट्रा चला दिया। अगर तो अब बराबर हो सकते हैं ना, जब रे वन और रे टू जब एक्स्ट्रा ही डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेंगी, अगर रे टू ने कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया और वही और रे वन ने भी कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, अब अगर ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर हो जाए तो इनके तो मतलब तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यह रे टू ने जो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, अगर रे वन भी उतना ही एक्स्ट्रा ट्रैवल कर ले तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और सेंट्रल ब्राइट वहीं पर बनेगी जहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। तो हमने वही करा है, रे टू ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है नॉर्मल वाईडीसी में वो है डी साइन थीटा, इसने कुछ ट्रैवल किया है, रे वन ने क्या ट्रैवल किया है इसमें 1.2 माइक्रोमीटर, ये हमने बराबर कर दिया। और ये हमने दिखाया था कि वैल्यू इतनी आती है डी एक्स बाई डी इक्वल टू 1.2 10⁻⁻6 मीटर में कन्वर्ट करा, वैल्यू रखी, और डी की वैल्यू 2 मीटर थी, इसके लिए 2 मिलीमीटर थी, मीटर में बदला है। एक्स की वैल्यू आएगी 1.2 10⁻³ मीटर, और विच इज इक्वल टू 1.2 मिलीमीटर। हमें आंसर रिपोर्ट करना था मिलीमीटर में, हमें आंसर रिपोर्ट करना था मिलीमीटर में। इसका आंसर आएगा 1.2 मिलीमीटर।